नमस्कार सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप बागले, प्रकाश दीवान, आशीष चतुर्मुता और रजत बोस। शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन की। बता दें संकेत किस तरह के हैं। अमेरिका में 8 दिनों की कमजोरी पर जो कल रोक लगी थी, तेजी हुई थी, वो परसों तो कल थोड़ी सी कमजोरी फिर से हुई है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। और एशियाई बाजारों में मिला जुला सा कारोबार है, कोई खास बड़ी तेजी या मंदी के संकेत नहीं है। तो हम हमारे संकेतों पर ट्रेड करेंगे और वो संकेत हैं एक्सपायरी के। आज है मार्च सीरीज का आखिरी दिन और उससे पहले कल शानदार खरीदारी, अच्छे आंकड़े और उसके दम पर एसजीएक्स निफ्टी अब भी आपको नजर आएगा मजबूत। यहां पर 11 पॉइंट की तेजी के साथ आज की पारी की शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी कर रहा है, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। रुपए की शुरुआत पर भी रखेंगे नजर। कल बंद हुए हम 64.90 पे, बड़े दिनों बाद, महीनों बाद, 17-18 महीनों के बाद हम 65 के लेवल के ऊपर जाकर बंद हुए। 13 पैसे की मजबूती हुई, खुले कमजोर रिकवर हो गए। तो अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं कुल मिलाकर हमारे लिए अपने लोकल मार्केट से। आइए पहले टिक आपकी स्क्रीन पर ले लेते हैं। 13 अंक ऊपर है निफ्टी और सेंसेक्स 85 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। कहां से आ रही मजबूती? आईटीसी 10% ऊपर है, एक्सिस 1% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक में 1% की मजबूती और मारुति भी इतना ही मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। पहली टिक पर अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5% कमजोर है, यहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ये तमाम शेयर हैं जो थोड़े से एक्शन में शुरुआती कारोबार में दिख रहे हैं, थोड़े से सही लेवल्स आते दिखेंगे। उससे पहले करेंसी मार्केट की ओपनिंग कर लें और देख लें वहां पर किस तरह के संकेत है। 3 पैसे की मजबूती 64.87 ये है लेवल करेंसी मार्केट का खुलता हुआ इस वक्त। चलिए, बात हो रही थी कोटक महिंद्रा बैंक की, रजिस्टर से पिक्स लें। उससे पहले एक बार फटाफट वो चर्चा हम कंप्लीट कर लें। कोटक की वजह से कौन कौन से शेयर गिरेंगे, खासतौर से एमएनएम फाइनेंस। बताएं सर, कितना गिरने के लिए तैयार है वागले साहब? ये अनिल जी, मुझे लगता है ये टॉप तो बन चुका है शॉर्ट टर्म 335। ऑन द डाउन साइड 300 to 295 तक जा सकता है और ये 295 335 ये रेंज रहेगी कुछ दिनों के लिए। अच्छा, आप अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करिए दीवान साहब, जो आप कह रहे थे उस समय। नहीं तो जैसे एमएनएम फाइनेंशियल में भी इतनी एक्सपेक्टेशन थी और गिरावट शुरू हुई है, मनप्पुरम में भी काफी एक्सपेक्टेशन थी और गिरावट थोड़ी कल महसूस हुई है। बट उसमें एक्सपेक्टेशन की वजह से भाव बहुत ज्यादा आउट ऑफ रेंज नहीं गया है। एंड इफ यू सी जो अभी आज मैंने जो चुना भी है पिक भी, उसका रीजन ये मनप्पुरम को ही वो किया था। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अ ट्रेडिंग बेट, थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा खासा होता है, क्योंकि प्रमोटर्स ने ये साफ जाहिर किया है कि वो निकलना चाहते हैं। ये बिजनेस बहुत डिफिकल्ट होता है बनाने के लिए। और सबसे बड़ा जो क्लाइमेटिक चेंज, एनवायरमेंटल चेंज जो हो रहा है वो ये है कि गोल्ड इज मेकिंग अ कम बैक बिकॉज ऑफ 2-3 रीजन। ब्रेक्सिट जैसे जैसे गहराएगा वैसे वैसे गोल्ड विल बिकम अ बिग टू गो एसेट क्लास जिसमें लोग जाएंगे। और यूएस डॉलर की सॉफ्टनेस जो हम देख रहे हैं वो हमेशा एक इनवर्स प्रोपोर्शन उसका रहता है गोल्ड प्राइजेस से। गोल्ड में ज्यादा सेफ्टी लोगों को दिखने लगती है जब यूएस डॉलर थोड़ा सा डगमगाता है। गोल्ड अगर बढ़ता है तो इन सब कंपनीज को फायदा होना है। प्रमोटर ये हिस्सेदारी 90-100 रुपए में तो बेचेंगे नहीं, 100% और ओपन ऑफर ट्रिगर हो ही जाएगा। तो ये सब जो माहौल सेटअप जो बन रहा है, पेशेंस चाहिए इसमें थोड़ी सी। प्रमोटर्स क्यों हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं वो भी एक बार क्लियर करा दीजिए जिनको नहीं पता, शायद इनके आगे वाली जो पीढ़ी है उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं करने में। इट्स नॉट कि बिजनेस प्रॉमिसिंग नहीं है, इनफैक्ट ये इसलिए बेचना चाहते हैं कि सामने लेने वाला भी वैल्यू देख के ले, यानी कि वो डिफिकल्ट हो जाए बेचना जब बिजनेस पीक पे आ जाए। चलिए, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए मनप्पुरम में। गिरे तो खरीदिए सिंपल, और बेचना है तो फिर एमएनएम फाइनेंस को शॉर्ट कीजिए। ये राय है वागले साहब की। 295 का टारगेट एमएनएम फाइनेंस के लिए आपके लिए ये बनता हुआ दिख सकता। आइए रजत सर को शामिल करते हैं। रजत सर बताइए कौन से स्टॉक है आज आपकी लिस्ट में? मैंने 3 स्टॉक चुने हैं, उसमें बजाज ऑटो है और हैवेल्स और सेलान। बजाज ऑटो मैं करंट लेवल पे खरीदना चाहता हूँ। कल की क्लोजिंग था 2831 और मैं 2805 का स्टॉप लॉस में 2881 की टारगेट मान के बजाज ऑटो को खरीदना चाहता हूँ। इसके अलावा हैवेल्स जो है वो कल नया हाई दिखाया था 453 रुपया 80 पैसा में मैंने स्टॉप लगाऊंगा। 461 में क्लोज किया। 467 और 473 का दोनों टारगेट लेके आज के दिन उसमें ट्रेड करना चाह रहा हूं और एक बॉटम फिशिंग करने का चेष्टा कर रहा हूं सेल एक्सप्लोरेशन में, जो कि कल एक नया लो बनाया, बट इसी के लेवल के आसपास में उसका 52 वीक लो था। तो इस लेवल से अगर सपोर्ट मिलता है उसी के लिए मैंने 148 रुपया 75 पैसा में एक स्टॉप लगाया और 164 का टारगेट मान के कोई रिकवरी आए तो अच्छा दौड़ेगा 2-3 दिन में, उसी के उम्मीद करके इसमें ट्रेड लेना चाहता हूँ। चलिए, तो बजाज ऑटो, प्रकाश दीवान भी कह रहे थे कि BS4 के जो नए नियम को लागू कराया जाएगा 1 तारीख से, उसका फायदा
बजाज ऑटो को मिलने वाला है, और BS3 का जो खामियाजा है वो इस कंपनी पर नहीं है। तो ये शेयर फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी बहुत ही बेहतरीन शेयर बन गया है। आशीष जी भी है हमारे साथ। बताइए सर, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से? मुझे याद है आपने पिछले हफ्ते इरोस और KEC इंटरनेशनल की बात करी थी, क्या तेजी बनी थी उन शेयरों में, उन पर भी राय दीजिएगा। हाँ, मतलब रिकमेंड कर करके FNO में ले आए हैं ये स्टॉक। ये बड़ी बात है। बताइए आशीष जी। सबसे पहला जो मेरा लॉन्ग पिक होगा वो है कैनरा बैंक के अंदर में। कैनरा बैंक में आप देखेंगे तो पिछले 8-9 हफ्तों से ये कंसोलिडेशन फेज में रहा, और मुझे लगता है जिस तरह का बिल्डअप इस स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको याद होगा हमने REC की बात की थी 140 के आसपास, तब उसने ईयरली एक पिछले साल के हाई को क्रॉस किया था, और तब भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर उसमें बनता हुआ नजर आया था। आज उस स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कैनरा बैंक बिल्कुल उसी लेवल पे खड़ा है, उसी तरह के एक स्ट्रक्चर पे खड़ा है, और उसी तरह का न्यूज फ्लो कहीं ना कहीं PSU बैंक्स के अंदर में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आप अप्रैल सीरीज के अंदर जब पोजीशन बनाते हैं तो कम से कम 10% की बढ़त शॉर्ट टर्म में इसके अंदर में एक्सपेक्ट की जा सकती है। ऑन अपसाइड 316 का एक टारगेट ये हफ्ते के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ऑन डाउन साइड कीप अ स्टॉप बिलो 298। कैनरा बैंक हमारी टॉप पिक होगी। सेकंड स्टॉक है क्यूमिंस के अंदर, जहां पर पे एक मेजर हमने बिल्डअप देखा है लास्ट 3-4 दिनों के अंदर में। कल थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, पर मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। टेक्निकली स्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो मेजर डबल बॉटम का फॉर्मेशन मंथली चार्ट्स पे बन गया है, तो ये दोनों ही एक इंडिकेटर काफी पॉजिटिव है स्टॉक के अंदर में। करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है, 915 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, ऊपर में 973 तक के टारगेट्स नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर में क्यूमिंस में देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, जैसे हमने पहले भी स्पाइस जेट की बात की थी, ऑलरेडी स्टॉक जो है वो 38% का अपमूव जहां पे हमने बात की थी 2 हफ्ते पहले, उसके बाद देखने को मिल चुका है। मुझे लगता है कि अब F&O स्पेस में मुझे लगता है जेट एयरवेज जो कि बैन पीरियड से बाहर निकल चुका है, इसके अंदर में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट 510 के ऊपर दिखा चुका है, और हमने देखा है कंसिस्टेंटली स्टॉक बैन पीरियड में था। इसका मतलब पोजीशंस इसके अंदर बनी हुई थी, क्योंकि ये बैन में रहता था, इस चलते इसके अंदर थोड़ा सा जो एक मूवमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग था। मुझे लगता है अप्रैल सीरीज में ये स्टॉक एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 565 के टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, नीचे में 500 का एक स्टॉप रखना होगा। और एक पिक जो हमने कैश सेगमेंट से चुनी है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर पे एक मेजर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है। वॉल्यूम्स के तौर पे एक बहुत अच्छा पिकअप हमें देखने को मिला है, और फंडामेंटली भी हमने इसको थोड़ा सा स्टडीज की रिपोर्ट्स वगैरह देखी, तो एक मेजर टर्न अराउंड का एक कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है बजाज इलेक्ट्रिकल्स में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 346 से 350 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे, 306 का एक स्टॉप लॉस रखिए। बट जिस तरह का ये फॉर्मेशन है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर से कोई इसको 3 या 4 महीने रखता है तो 430-440 के टारगेट्स भी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 3 या 4 महीने, और 346 आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, ये तो मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते के अंदर में ही देखने को मिल सकता है। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? देखिए, हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसके लिए देखिए स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। हर बार की तरह बल्लेबाजों पर ही भरोसा किया है, और आज होटल शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ये वो पॉकेट है जिसने अब तक आउट परफॉर्म नहीं किया है, और अब इसकी बारी लगती है। EIH रॉयल ऑर्किड पर भरोसा करिए। साथ ही टाइमेक्स, ये एक और ऐसी वॉच बनाने वाली कंपनी है जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार का फोकस पावर सेक्टर के ऊपर है। PTC इंडिया फाइनेंशियल्स को टीम में शामिल किया है। डिशमैन में जो रैली 2 दिनों में देखने को मिली है वो आगे कंटिन्यू रह सकती है। नेलकास्ट और दूसरी ऑटो एंसिलरी कंपनियां इसीलिए फोकस में रहेंगी क्योंकि BS4 नियमों को अब 1 तारीख से पालन करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। RCF फैक्ट कल भी टीम में शामिल था, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आर्चीज पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, और बजाज इलेक्ट्रिकल्स ये एक और ऐसा स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। GST को संसद ने कल हरी झंडी दी, इस सेक्टर को भी होगा फायदा। टीम में नजर डालिए, यहाँ पे खरीदारी वाले शेयर पूरी तरीके से फोकस है। कई सारे फंड एक्शन हुए हैं। केबल में CLSA ने बाइंग करी है, कजारिया सिरेमिक्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज में मेरिल लिंच ने खरीदारी की, वहां फोकस करी है। सुप्रीम इंफ्रा में फंड रेजिंग और प्रेफरेंशियल की खबरें चल रही हैं। सेल अपनी 3 SIC यूनिट्स को बेचने जा रहा है। वेलस्पन को एक ब्लॉक मिल गया है जो अडानी के साथ JV है। छोटी फार्मा कंपनी फोकस करी है। कोपरानी इसलिए हमने चुना है क्योंकि यहाँ पे भी एक तेजी बन रही है। श्रेया शिपिंग में रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। बालाजी शिपिंग लाइन्स में इन्होंने स्टेक खरीदा है। और ITI अनबिलीवेबल प्लेयर है जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसमें बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, वो खरीदारी करिए। और एमको पावर पे फोकस करिए। UP से बड़े ऑर्डर्स आएंगे आपको देखने वाले समय में, इसलिए एमको में भी खरीदारी की सलाह।
ये तमाम स्टॉक्स आज आपको बेहतरीन रिटर्न कमाकर दे सकते हैं। इंट्राडे पर इन शेयरों पर आपको भरोसा करना चाहिए। और देखिए एफएनओ में कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आईटीआई अच्छा 3% मजबूती के साथ खुलने के संकेत, एमको में 3% की तेजी के साथ खुलने के संकेत, नवनीत एजुकेशन 7% मजबूत खुलेगा। मोतीलाल ओसवाल ने जिस तरह से रिपोर्ट निकाली है, एग्रेसिव टारगेट्स, और एस चांद का आईपीओ आने वाला है, ये प्रकाश दीवान जी इनपुट दे रहे हैं और सेबी ने इसको एसआईपीओ के लिए मंजूरी दे दी है। अब देखिए ये शेयर में आज मजबूती के साथ गैप अप ओपनिंग की तैयारी होती हुई। सेलान एक्सप्लोरेशन जो हमारे एक्सपर्ट रजत बोस कह रहे हैं, यहां पर तेजी बनेगी। शिपिंग कंपनियों में तेजी हो रही है। अच्छा, नीरज की टीम में भी एक शिपिंग शेयर था। एससीआई मुझे याद है दीवान साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर सुझाया था, जब इसके नंबर्स कमजोर आ रहे थे तब आप कह रहे थे खरीदारी करिए, और देखिए क्या तेजी बनी है। एससीआई पर अभी भी जिन्होंने आपके कहने पर खरीदा था होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था ये 52 हफ्तों के स्तर के करीब पहुंच गया। बिल्कुल, तो बस ये नए 52 हफ्ते के नए स्तर बनने शुरू हो जाएंगे। इसमें भी आई थिंक द मूव इज स्टिल वेरी स्ट्रांग। माई नेक्स्ट 77 का मेरे ख्याल से हाई है जो पुराना, अब वो मूव होके 85, 87 तक की जोन में भी जाना पूरी तरह से अब मुमकिन है। अच्छा, वोल्टास ये एक और दमदार स्टॉक है। कल भी जब हम आखिरी सौदा कर रहे थे तो मेट के जो बयान आ रहे थे, सरकार की तरफ से जो बातें आ रही हैं सरकारी एजेंसीज की तरफ से, वो ये कि गर्मी भीषण पड़ने वाली है, और हम महीने भर से कह रहे हैं कि ये स्टॉक है जिसको सबसे ज्यादा गर्मी का फायदा मिलता है, और ये स्टॉक भी नॉन स्टॉप भाग रहा है। अच्छा, बागले साहब को भी पसंद है। बागले साहब बताइए आपके टारगेट्स क्या हैं? आज नियति ने कुछ देर पहले सिटी की रिपोर्ट भी बताई। हेमंत, मुझे याद है आप 370 से इसकी बात कर रहे हो 3 हफ्ते से, और कल एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है जो कि 405 का लेवल है। तो जब तक उसके ऊपर रहता है मैं तो कहूंगा ये लेवल पे भी बाय करें। 450 की तरफ की शुरुआत है ये मूव की, अगले कुछ हफ्तों में या 1-2 महीने में। तो 395 का स्टॉप लॉस, 450 का टारगेट, 410 का शायद भाव है। पिछली गर्मी में आपको बहुत सारे स्टॉक्स पसंद थे इसी सेक्टर में, मुझे याद है ब्लू स्टार 400 के नीचे था। हाँ, क्या तेजी बनी है उन सारे स्टॉक में। कोई और स्टॉक, वर्लपूल, ब्लू स्टार, कैश मार्केट का जो आपको अच्छा लगता हो? नहीं, एक मुझे याद नहीं कब कौन से शो पे, आप ही के शो पे दिया था, कौन से हफ्ते दिया था, फेडरस लॉइड का मैंने जिक्र किया था एज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो उस लेवल से तो वो भी खैर 10-12% बढ़ चुका है अभी, बट आई थिंक इट स्टिल हैज लेग्स टू गो। तो इसको भी ध्यान दिया जा सकता है। कल अच्छा मूव उसमें एक आया है, अब थोड़ा सा और मोमेंटम रहेगा। अच्छा सर, पीछे से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं ब्लू स्टार। हाँ, बात करें। देखिए ब्लू स्टार में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पैटर्न बना है। इसको आप देखेंगे, देखिए 2008 में इसका हाई बना था करीब 550 के आसपास, और उसके बाद ऑलमोस्ट 8 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये हाई निकला है। जनरली इस तरह का जब कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन छोटा नहीं है, 550 ऊपर में था और नीचे में ऑलमोस्ट 150 रुपए का लेवल था। तो ऑलमोस्ट 400 रुपए की रेंज जो थी वो इस स्टॉक में बनी हुई थी। अब जब ये 550 निकलेगा तो ये 650-700 के लिए नहीं तैयार हो रहा है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1000 रुपए के लिए तैयार हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेडिंग बेट नहीं है। देखिए इसके अंदर में आपको बाय एंड होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर कभी भी वॉल्यूम्स जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं। आप इसको लेके रखिए, 550 के नीचे के आसपास इसके अंदर मेजर सपोर्ट रहेगा देखने को, और कम से कम 1000 तक के टारगेट्स ब्लू स्टार में देखने को मिल सकते हैं। तब तक एफएनओ में भी आ जाएगा जिस हिसाब से सूचना को ला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा रजत सर, एक ग्रीव्स कॉटन पर राय दीजिए। ये BS4 वाला जो मामला है, इसमें ग्रीव्स कॉटन इनके इंजन बनाने का काम करता है। कल आखिरी सौदा जब हम कर रहे थे तब ये स्टॉक एक्सपोर्ट हुआ था, काफी भागा भी था कल ये शेयर, मेरे ख्याल से 5-6%, 8% भागा। कल 1 बजे प्रकाश गाबा जी आए थे हमारे शो पे, उन्होंने कहा था खरीदारी करिए, और उसके बाद मैंने तब भी कहा था ये दीवान साहब का इस साल का फेवरेट शेयर है, क्या दौड़ लगाया है। बिल्कुल, तो चार्ट पर राय ली जाए। रजत सर बताइए टारगेट क्या है? 184 रुपया का टारगेट अभी बनता है। 184 पार करने में थोड़ी सी टाइम लग सकता है, क्योंकि वो एक अहम लेवल मैं मानता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अनुसार। वो पार करने से फिर आगे काफी दौड़ सकता है, 200 भी पार कर लेगा। लेकिन फिलहाल 184 का टारगेट मान के चलिए। 184 पार कर भी जाए तो भी इतना उछल के कूद के लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उस लेवल पे कुछ कंसोलिडेशन फिर से होगा, उसी के बाद ही ये ऊपर चलेगा। बट कोई भी कारण से ये नीचे आता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग, तो 155 रुपया का स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कीजिए। ये इसका चार्ट पैटर्न बताते हैं कि आने वाले दिनों में 200 भी पार कर लेगा। फिलहाल 184 का रेजिस्टेंस मान के कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस लेवल पे भी मौका है, अभी भी यहां से 14 रुपया बनता है, तो वहां पे लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। चलिए, तो ये है राय इस वक्त रजत सर की। 184 के लक्ष्य के लिए आपको करनी चाहिए तेजी,
ग्रीव्स कॉटन में। शुरुआत करें आज की पारी की, और सुस्ती के संकेत हैं इस वक्त। एसजीएक्स के मुकाबले में थोड़ा सा सुस्त है। कोटक सबसे टॉप गेनर है, निफ्टी में 0.5% ऊपर, और टॉप लीडर है एक्सिस। चलिए शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजारों की पहली टिक। सेंसेक्स एकदम फ्लैट खुलता हुआ, निफ्टी एकदम फ्लैट खुलता हुआ, कोई खास रुझान नहीं। बैंक निफ्टी में 30 अंकों का नुकसान है, और मिड कैप शेयर 15 पॉइंट ऊपर। क्या है एक्शन में? एक्सिस बैंक 1.5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर, आईसीआईसीआई बैंक ठीक पीछे, टाटा मोटर्स में 1% का नुकसान। मजबूत क्या है? कोटक 1% ऊपर, इंडसइंड 0.5% ऊपर। तो ये दो स्टॉक है मजबूती के साथ खुलते हो, तो एक भी स्टॉक ऐसा नहीं कि बड़ा उछाल या गिरावट निफ्टी में दिखा रहा हो। तो आइए वायदा कारोबार के शेयर देख लें। M&M फाइनेंस ये गिरता हुआ तेजी से 1.5-2% नीचे हो चुका है, अब 315 के लेवल के आसपास आ चुका है। एक्सिस 1.5% नीचे। तो जिनको निराशा हाथ लगी कल की कोटक की मीटिंग से, वो सारे स्टॉक्स कमजोर होते दिख रहे हैं। अशोक लेलैंड पर नुकसान है एफआईएस की रिपोर्ट्स का, और टाटा मोटर्स कमजोर हो रहा है। केडिला हेल्थ केयर, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयरों में, थोड़े से बैंकिंग शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आई थी। टोरेंट पावर मजबूत है। ओरेकल, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन वायदा कारोबार से बैंक से बाहर निकलने के बाद 1.5% मजबूत है, और पीटीसी में 1% के आसपास की तेजी। हीरो मोटोकॉर्प 1% तेजी होता हुआ दिख रहा है। तो कल के पीटे हुए शेयर थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त ये है रुझान। बाजार एकदम शांत कारोबार, लेकिन अब इंडेक्स तमाम हरे निशान में लौटते दिख रहे हैं, लाल निशान के बजाय। तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी आज होती हुई दिख रही है, लेकिन आज कैश मार्केट के स्टॉक्स का दिन है ऐसा लग रहा है, क्योंकि नवनीत एजुकेशन देखिए 8% मजबूत हो चुका है। तो ये शेयर दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। तो मिली जुली शुरुआत भारतीय बाजारों की। यूकल फ्यूज पर नजर रखिए, हम आपको कल से बता रहे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया। 20% की कल तेजी के बाद आज 9% ऊपर भागता हुआ हाथवे केबल्स, जहां पर कल सीएलएसए ने खरीदारी करी है, आज टॉप 20 की टीमों में भी शामिल था, 4% ऊपर। आईटीआई ये भी 4% मजबूत है, नीरज का फ्री हिट शेयर था। सेलान एक्सप्लोरेशन, रजत ने कहा खरीदारी करिए, तेजी बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हमारे एक्सपर्ट आशीष चतुर्मोहता कह रहे हैं यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, अच्छी तेजी दिखा रहा है। डिशमैन फार्मा की तेजी जो 2 दिनों से बनी हुई है वो आज भी बरकरार है। कोपरान, एमको जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। भारत फाइनेंशियल पर नजर रखिएगा, देखिए ये शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 2% ऊपर ये 2 दिनों में गिर चुका है। इसके अलावा एससीआई ने मजबूत शुरुआत करी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स करीब 15 जो एफएनओ में कल से शामिल होने वाले हैं, वहां पर नजर रखिएगा। सुजलॉन देखिए आज मजबूती के साथ ट्रेड करने की शुरुआत कर रहा है, तो उन स्टॉक्स पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन गिर क्या रहा है वो एक बार नजर डाल लेते हैं। पीएफएसएल ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ, पीएफसी ये एडजस्टमेंट है डिविडेंड का मेरे ख्याल में, और एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, 1.25% नीचे है ये शेयर। M&M फाइनेंशियल्स भी देखिए कमजोरी के साथ ही कारोबार करता है। बिल्कुल, तो कोई खास बड़ी तेजी या मंदी वाला माहौल नहीं है, ओवरऑल रुझान ठीक है। इस वक्त स्टेबल सा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है मार्केट में। इस बीच यहाँ पर आप देखिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूर 2.5% मजबूत हुआ है पिछले 2-3 दिनों से कमजोर होने के बाद, चूंकि बैंक से बाहर निकला है। आशीष क्या ट्रेड बनता है इस लेवल पर, कुछ करेंगे आप? अनिल जी मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करूंगा, क्योंकि देखिए जहां न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा हो वहां पर पोजीशंस का बढ़ना घटना इतनी फास्ट होता है कि कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस उसके अंदर में ट्रिगर हो जाएंगे। मुझे लगता है जो क्लियर डायरेक्शनल ट्रेंड बन रहा है वो है कैनरा बैंक के अंदर, बहुत ही मजबूत मुझे लगता है ये स्टॉक होते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। आज मुझे लगता है बहुत छोटा स्टॉप लॉस लग के भी पोजीशन बनाई जा सकती है 300 के आसपास का, और ऊपर में 315-316 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर भी रखी नजर, देखिए यहाँ पर पोजीशंस बननी शुरू हो रही हैं। ये कैसा लगता है आशीष, बताइए यहाँ पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है? देखिए इंडिया बुल रियल एस्टेट के अंदर में हमने देखा है कि पोजीशन थोड़ी सी बनती हुई जरूर नजर आ रही है, बट मोमेंटम अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है। मुझे लगता है जैसे ही ये स्टॉक 8150, 8160 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और ऊपर में कम से कम 8450, 85 के लेवल्स नेक्स्ट 3-4 दिनों में ही इंडिया बुल रियल एस्टेट में देखने को मिलेगा। एफएनओ से बाहर आया, बिल्कुल एफएनओ से बाहर आने के बाद यहाँ पर थोड़ी तेजी होती हुई दिख रही है। कैनरा बैंक जो रिकमेंड कर रहे थे आशीष, वो 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। हेवल्स हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन लिस्ट पे ये मजबूत है 1.5%। हेवल्स पर ही एक राय ले ली जाए रजत से, रजत ने भी मेरे ख्याल से रिकमेंड किया है हेवल्स। रजत 1.5% तो मजबूत खुला है, अभी भी खरीदा जाए या फिर आपके टारगेट से नजदीक पहुंच रहा है? नहीं देखिए 473 पार करने से फिर ये और भी ऊपर जा सकता है, 478, 482 इस रेंज पे भी जाने की पॉसिबिलिटीज है, बट थोड़ी मॉर्निंग डिप के बाद में अगर लिया जाए तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल से 465 के आसपास अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं हैवेल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए, इनफैक्ट
फॉर द होल कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस आई एम वेरी बुलिश. सो ये उसमें से एक लीडिंग कंपनी है जिसमें कि अच्छी प्रदर्शन होने की गुंजाइश है. तो ये इस तरह के सारे स्टॉक्स, हेवल्स, वोल्टास, जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज आज मजबूत है, करीब करीब 0.25%. इन्फोसिस जैसे शेयरों में भी मजबूती देखने को मिल रही है. तो कुछ हैवी वेट्स हैं जहां से सहारा मिल रहा है. और नजर रखिएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर. कोटक तो ऊपर है ही, इंडसइंड बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है. अर्निंग सीजन की शुरुआत अब होने वाली है देखिए अगली सीरीज में, और इंडसइंड बैंक जनरली अपने पहले नंबर्स पेश करता है, तो इस शेयर पे एक्शन देखने को मिल सकता है. अच्छा, एसबीआई में भी देखिए क्या रनअवे रैली देखने को मिल रही है. वागले साहब, एसबीआई पर कॉल बताइए, क्योंकि पिछले 3 दिनों में अगर किसी बैंक में लगातार तेजी हो रही है तो एसबीआई में, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहां पर देखने को मिल रही है, और हम हर रोज यहां बता रहे हैं. ये शेयर कैसा लगता है आपको? एनपीए के ऊपर सरकार एक नई पॉलिसी जल्द ला सकती है, इसका जिक्र भी कल हमने किया था. हेमंत, व्यू तो बिल्कुल पॉजिटिव है. एक ही बात है कि ऑलरेडी ये चल चुका है पिछले 7-8 दिनों से या 6 दिनों से, लेकिन इंट्राडे पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं. मैं ये लेवल पे बाइंग रिकमेंड करूंगा 290, 291. मुझे लगता है ये 300 तक जाने की क्षमता रखता है आज और कल में, और इसका स्टॉप लॉस 287 का होना चाहिए. ओके, तो ये है आपके लिए राय एसबीआई पर. थोड़ी अब मिड कैप शेयरों में खरीदारी बढ़ती हुई दिख रही है. अब देखिए 1.3% मिड कैप इंडेक्स ऊपर होता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर थोड़ी खरीदारी हो रही है. और इस बीच भारत वायर रॉक्स में एक बड़ा ट्रेड हुआ है, लेकिन ये लगता है इंटर प्रोमोटर वाला मामला होगा, क्योंकि 4.25% के आसपास की हिस्सेदारी यहां पर बदलती हुई दिख रही है. 18,84,000 शेयरों का 91 रुपये 80 पैसे में. तो ठीक है, मार्च का अंत है, तो बहुत ज्यादा शायद मेरे ख्याल से इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बड़ा ब्लॉक यहाँ पर होता हुआ दिखता है. अच्छा नवनीत, जनरली हम इस पर बात नहीं करते, लेकिन आज देखिए मोतीलाल की रिपोर्ट के बाद इसमें तेजी बनी है. इसके चार्ट पैटर्न्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं वागले साहब? क्या ये भाग सकता है? क्योंकि हमने देखा जब आईपीओ आते हैं तो पीयर कंपनियां भागती ही हैं, और इस स्पेस में बहुत कम लिस्टेड पीयर कंपनीज हैं. ये चार्ट पर कैसा लग रहा है आपको? हेमंत, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एक मुंह आती है फिर वो साइडवेज चलता है, तो आप उसमें फंस सकते हैं. इसमें आप अगर 6-12 महीने का व्यू लेते हो तो मुझे लगता है ये एमओएसएल का टारगेट था ना, 210 या 200. जी 210 का, उससे भी ऊपर जा सकता है 230-240 तक. 6 से 12 महीने का इसका मेरा व्यू होगा. 6 से 12 महीनों के व्यू के लिए यहाँ पर आप तेजी करके चलें, ये आपके लिए राय. और आज का एक्शन बड़ा लिमिटेड सा नजर आ रहा है. 9,150 के लेवल के आसपास पहुंचा है. कमजोरी के लिए आज से एक्सिस बैंक जो कमजोर है 497-98 के आसपास. आशीष बताएं, कोई ट्रेड बनता है इस पर, इन लेवल पर, लॉन्ग या शॉर्ट का? अलजी देखिए, मुझे लगता है साइडवेज हो जाएगा ये स्टॉक. कोई बड़ा इसके अंदर में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा. ऑलरेडी 495 के लेवल्स को टेस्ट किया, शायद 493, 492 तक आ सकता है, पर वहां से वापस एक रिकवरी देखने को मिल सकती है. क्लियरली मुझे लगता है कि जो एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है. देखिए बैंक्स में कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर अंडरलाइन जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है. तो लोग क्या कर रहे हैं कि अगर से कहीं पे भी कोई डिप आ रही है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं रेदर देन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. तो मुझे लगता है वही ट्रेंड विजिबल होगा. हाँ, एज अ पेयर ट्रेड डेफिनेटली इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि अगर से हम आईसीआईसीआई बैंक पे पॉजिटिव है या कैनरा बैंक पे पॉजिटिव, तो वो लॉन्ग करके आप एक्सिस बैंक शॉर्ट में रखते तो एज अ पेयर ट्रेड इट कैन वर्क वेल, बट एज अ प्योर डायरेक्शनल ट्रेड एक्सिस बैंक में शॉर्ट शायद मैं रिकमेंड ना करूं. अच्छा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर आपको नजर आएंगे. और पीएसयू बैंक इस हफ्ते के स्टार परफॉर्मर्स है. कैनरा बार बार कह रहे हैं आशीष, उनको पसंद है, नजर रखिएगा. ओबीसी में भी तेजी देखने को मिल रही है. एसबीआई की बात हमने करी, पीएनबी भी देखिए ऊपर है. तो पीएसयू बैंक्स आज फिर से दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए. प्रकाश, उम्मीदें तो बहुत हैं. वित्त मंत्री जी ने खुद कहा है कि एनपीए के रेजोल्यूशन के ऊपर एक फैसला करेंगे, और कल लक्ष्मण रॉय हमारे जो दिल्ली ब्यूरो चीफ है उन्होंने दोपहर में हमें ये जानकारी दी है कि कई बैठकें पीएमओ के साथ भी हो चुकी हैं, और अब खाका तैयार है एनपीए की एक नई पॉलिसी का. कौन सा बैंक आपको अच्छा लगता है पीएसयू स्पेस में? पीएनबी, ओके, एसबीआई, यू कांट मिस दीज, बीओबी. जी, उसका रीजन है कि सबसे ज्यादा असर यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि एनपीए भी ज्यादा है, तो नुकसान भी इन्होंने झेला है सारा, मार भी बहुत खाई है. तो अब जब सिलेबस चेंज हो रहा है तो बच्चे जो पिटाई जिनकी होती थी, अब उनके लिए अच्छा भी, इम्प्रूवमेंट भी उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा होता है.
जो छोटे वाले जो बैंक्स हैं उसमें आई थिंक आरबीआई विल आल्सो साइमल्टेनियसली गिव गाइडलाइंस फॉर कंसोलिडेशन, क्योंकि जो उदय कोटक जी ने जो बोला है, देखिए उसमें बहुत तर्क बहुत है। जो उन्होंने हफ्ते पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अब हॉस्टाइल टेक ओवर की भी छूट मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब गाइडलाइंस एक बार बाहर आ गई और समझ आ गई कि मेरे पास 10% तो हो गया, अब मैं बाकी ओपन ऑफर करके लेना चाहूंगा, और जो सपोर्ट मेरे को कर रहे हैं वो भी 10 से नीचे रह के अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हो जाती है और सरकार अपनी शेयर होल्डिंग नीचे करने रेडी हो जाती है, जो 40%, 35% कई जगह अटका हुआ है, आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट बिग वेव, कंसोलिडेशन एंड स्केल। तो और ये डिजिटाइजेशन, ये जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो मोदी साहब ने जो पहल की है, उसके बाद हेमंत ये कंसोलिडेशन करना इजी भी है। आज एसबीआई ने अपनी सब्सिडरीज का जो विलय किया, इतना स्मूथली जो हुआ है, इस चिंता कई सरकारें नहीं करा पाई। एग्जैक्टली इतने 10 साल में हम हमेशा सुनते थे कि बहुत पेचीदा के वो है, नहीं हो पाएगा, यूनियन बाजी होगी, कैसे कंसोलिडेट, वो तो हो गया, पता भी नहीं चला, और पहली तारीख से तो हर एक बार एसबीआई हो गई। तो एसबीआई में जो ट्रिगर है वो कई है, एसबीआई की एफिशिएंसीज आपको अब दिखने लगी। और मान लीजिए जनधन योजना में जो उन्होंने 773 करोड़ का जो लागत लगाई है इनको रखने की, वो अगर ऑपरेशनली पॉजिटिव हो जाते हैं और सरकार बोलती है ये लीजिए चेक हम आपको दे रहे हैं, 700 करोड़ तो सीधा ईपीएस पे आना है। तो एसबीआई तो एक बहुत ही अलग जोन में है। आई डोंट थिंक यू शुड स्टॉप बिफोर 320, 325। तो एसबीआई में गर्मी बढ़ रही है और वोल्टास आपको गर्मी से फायदा हो रहा है। बिल्कुल, माहौल एकदम परफेक्ट है। और स्टॉक्स देखिए आप, अब आज मिड कैप्स का एक्शन अब धीमे धीमे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है। वजह भी साफ है, कई मिड कैप्स चूंकि बैन से बाहर निकले तो वहां पर अब खरीदारी होती हुई दिख रही है, एक एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जिस पर मेरे ख्याल से नजर रखनी चाहिए वो है वेदांता। आज बोर्ड बैठक एक्चुअली हमारा डिस्कस करना रहेगा, और इसमें भी आज डिविडेंड आने वाला है, बड़ा डिविडेंड आने की संभावना है, और इनके शेयरधारकों को भी मिलेगा। हाँ, फायदा। हाँ, अब वेदांता में एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि वेदांता का नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर 15 रुपए डिस्काउंट पर चल रहा है। मैं जो देख रहा हूँ वेदांता का कैश में प्राइस इस वक्त है 272 के आसपास, और अगले महीने का फ्यूचर 256 या 15-16 रुपए, यानी कि 15 से 18 रुपए के बीच का डिविडेंड आना है। और ये डिविडेंड केन के शेयर होल्डर्स को भी मिल सकता है, वैसा वेदांता ने ये इंडिकेशन तो दिया है। अब ये कि एक अप्रूवल बाकी है आरबीआई की तरफ से आनी, फाइनल अप्रूवल वो हो गया तो फिर केन और वेदांता एक हो जाएंगे। ये एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि अगर आशीष वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बताएं, क्योंकि एक बेहतरीन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हो सकती है। केन देखिए 301 पे मेरे ख्याल से अभी ट्रेड कर रहा है, राइट, और फ्यूचर में भी लगभग यही लेवल्स हैं। इनकेस अगर केन के शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलता है तो रिस्क आपकी क्या कैश में केन खरीदना चाहिए और अप्रैल फ्यूचर बेचना चाहिए, क्योंकि अभी तो सेम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर से ये डिविडेंड आता है तो डेफिनेटली ये ट्रेड बहुत ही फेवरेबल हो सकता है, बट क्योंकि हम इवेंट के होने के पहले कर रहे हैं तो एक रिस्क डेफिनेटली रिस्क है। रिस्क देखिए, अगर से रिस्क ये है कि आपकी खाली ब्रोकरेज की रिस्क है ना जी, और क्या रिस्क है, राइट। प्राइस तो आप सामने कैश खरीद रहे हैं, फ्यूचर बेच रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर ये हो गया तब तो 15 से 18 रुपए बिल्कुल रिस्क फ्री बन सकता है। क्या कहेंगे? हिंदुस्तान जिंक में भी जो मौका था वो सेम चीज है, एग्जैक्टली ये उसी का रिपीट है। हम भूल गए, 10 दिन पहले ही हुआ है वो, तो इसमें मतलब नो ब्रेनर है भाई। अगर आपको ये पता है कि अगर आप कैश में खरीद रहे हैं और अप्रैल का फ्यूचर बेच, ये भी कि नहीं कि आप आज का फ्यूचर बेचें, अप्रैल वाला बेच रहे हैं, अप्रैल वाला फ्यूचर बेचना मतलब तो आपके पास पूरा महीना पड़ा है, और कैश में आपने डिलीवरी ले ली, ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं हुआ तो आपको ये ट्रेड रिवर्स करना है, और रिवर्स करने में आपको ब्रोकरेज डिलीवरी ब्रोकरेज लगेगा। और आजकल तो मेरे ख्याल से डिलीवरी ब्रोकरेज आशीष जी आप ज्यादा तो चार्ज नहीं करते, वेल्थ मैनेजमेंट से हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकता है अगर हो तो। सही बात है। तो इसके ऊपर रखिए नजर, देखिए सर्वसहमति बन चुकी है इस ट्रेड के ऊपर। इसके अलावा पार्लियामेंट ने जिस तरह से जीएसटी बिल को पास कराया है, कल 8 घंटे की बहस के बाद आज देखिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स में टिकर टीम बता रही है, स्नोमैन, गति, वीआरएल, पटेल, सारे के सारे लॉजिस्टिक स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब कोई इफ और बट नहीं है, जीएसटी बिल पास हो चुका है और अब लागू हो रहा है। ये बताइए कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर अब आपकी नजर होगी, क्योंकि अब तो हो चुकी है, डन डील हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। एक कहावत है बायन रूमर सेल ऑन न्यूज, वो वाला कहावत ज्यादा सही बैठेगी या अब यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए शेयर तैयार हो रहे हैं? अगेन मेरा मानना ये है कि लॉजिस्टिक्स को छोड़ के जीएसटी के जो फायदे हैं वो बहुत बड़े हैं। लॉजिस्टिक्स में मतलब हम नो डाउट फायदा है, लेकिन हम एक बहुत ऑब्वियस चीज की तरफ इतने केंद्रित हो जाते हैं कि बाकी चीजें फिर हट जाती है नजरें वहां से।
एक सबसे बड़ा सेक्टर जो जीएसटी के लागू होने के बाद बेनिफिशियरी रहेगा वो बिल्डिंग मटेरियल्स का है। ओके। क्योंकि आज देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को जो टैक्स भरता है पूरा चेक से पेमेंट लेता है, उसके लिए प्राइसिंग पावर इतनी नहीं है। जो टैक्स कम भरता है, जो कैश में भी काम कर लेता है, वो उसको कम्पीट करता है। तो आप जाइए प्लाई लेने, तो आप देखेंगे डिफरेंस जो अनब्रांडेड और ब्रांडेड प्लाई में इतना डिफरेंस लगता है। और वो बोलता है कि मैं भी गारंटी दे रहा हूं, आप कैश में ले लो। जो सो दे एनकरेज दोस थिंग्स, क्योंकि टैक्सेशन इज अ बिग दिस थिंग। तो ये सारे लूपहोल जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ये है फुटवेयर बिजनेस है, गारमेंट्स बिजनेस है, जहां होलसेल में उल्लासनगर आप जाइए, वहां पे सारी जीन्स ब्रांड सारी मिलती है एट 1/5 ऑफ द प्राइस। तो मेड इन यूएसए। बिल्कुल। तो आपको वो भी लगता है अच्छा कि आपने एक मेड इन यूएसए वाली आइटम ली सस्ते। तो पॉइंट इज कि ये सब चीजें जो है ये प्लग होंगी जीएसटी के आने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद। और मजे की बात यह है कि ये 1 जुलाई से होगा, ये अब मुमकिन लग रहा है। और इसके बाद सरकार ये जो कदम करी सर, एफआईज री रेट कैसे करेंगे हिंदुस्तान को, कि ये सरकार जो बोलती है वो कर पाती है। सही बात है। तो अगली बार सरकार कुछ भी बताए, अच्छी चीज जो अगर आती है तो उसका जो है वेटेज बहुत बढ़ जाएगा। तो आप मार्केट की री रेटिंग, जीएसटी इज अ बिग ट्रिगर फॉर री रेटिंग द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। अब इम्पैक्ट तो होने में 6, 8, 12 महीने लग जाएंगे, और जेटली साहब ने कह ही दिया कंज्यूमर को फायदा होगा। अच्छा, ये जो चल रहा है कि अब ये रियल एस्टेट जीएसटी में नहीं होगा, लिकर जीएसटी में नहीं होंगे, इसमें कोई ट्रेड बनता है क्या इन दोनों सेक्टर्स में? तो रियल एस्टेट आई थिंक में एक और शुरुआत जो हुई है वो इनवीट्स की जो हुई है, आर इंफ्रा का एक पर्टिकुलर इशू को परमिशन जो मिल गई, पहली बार वो है। ये रियल एस्टेट में रीट्स और जीएसटी का ना आना और रेरा का आना, ये जो इतनी सारी चीजें हो गई हैं, और रियल एस्टेट आई थिंक इज वेटिंग टू बी री रेटेड। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सिलेक्टिव इसलिए होना पड़ेगा कि जिनकी इन्वेंट्री है और जो रेरा को कंप्लाई कर पाते हैं, वैसे 2, 4, 5 नाम जो है, शोभा एस्टेट हो गया आपका, गोदरेज, प्रेस्टीज हो गया, गोदरेज ऑफ कोर्स, गोदरेज, ओबरॉय तो रहती है उसपे लिस्ट में, बट आई थिंक सम ऑफ द अंडर सेलिब्रेटेड नेम्स कैन आल्सो जॉइन दैट लिस्ट। प्रेस्टीज ने काफी अपना एक कंसोलिडेशन करना शुरू किया है, डेट रिडक्शन करना शुरू किया है, हैदराबाद में चीजें बेचना शुरू किया है। तो ये सब एक्टिविटी अगले 2-3 महीने में अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। एक और स्टॉक अभी एक्शन में आता दिख रहा है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इस पर राय लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये भी आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकला है। अब देखिए डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2% मजबूत हुआ है, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होता दिख रहा है, अब धीमे धीमे एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी खरीदने की राय है आपकी? आशीष क्या कहेंगे, कुछ पोजीशंस बन रही है फिनों में? बिल्कुल बन रही है। और देखिए लास्ट 4 दिनों से कंसोलिडेशन लोअर रेंज पे हो चुका था, और उसके बाद आज जैसे ये इससे बाहर निकला है बैन से, तो पोजीशन इसमें बनती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है डेफिनेटली 65-66 तक का मूव शार्प इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और आज का जो लो है वही मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो 61-75 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 65-66 तक के मूव, और आज ही के लिए हो बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है और कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग बड़ी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक के ऊपर रखिए नजर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, हम कार्यक्रम की शुरुआत से कह रहे हैं कि आज नजर होनी चाहिए आपकी ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर। यूकाल फ्यूल्स में देखिए 8-9% की तेजी, और राणे ग्रुप का नाम भी लिया था दीवान साहब ने। राणे इंजन्स देखिए क्या भागा है, 10% की तेजी देखने को मिल रही है राणे इंजन्स के स्टॉक में भी। सर बताइए, दोनों स्टॉक्स के लिए बताइए। और राणे, अब देखिए मुस्कुरा रहे हैं प्रकाश धीमान साहब, राणे ग्रुप भी जब चलता है तो सारे शेयर भाग लगा, जैसे हाफ सेंचुरी और सेंचुरी मारने के बाद आदमी मुस्कुराता है, मुस्कुराहट आ रही है। तो सर बताइए इनके चार्ट। इन्होंने पूछा था यूकाल के बारे में, तो मैं बता रहा था फ्यूल एमिशन में इंजन बनाने वाला भी तो इन्वॉल्व है, लेकिन वो नाम में फ्यूल सिस्टम नहीं है, इसलिए रह गया। राइट। सर बताइए राणे इंजन का प्रॉब्लम है कि ये लिक्विड है, पैटर्न वाइज मैं तो बोलता हूँ 10% के मतलब सर्किट पे भी अगर मिलता है, ये तो 20% हो गया। आप कहाँ देर लगी? हमारा अभी भी ले सकते हैं। अच्छा, और इसका वीकली व्यू ले लो, मतलब आप 1-2 दिन का व्यू नहीं ले। मुझे लगता है ये 850 का ऊपर का टारगेट है। वाह, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये तमाम फंडामेंटल स्टॉक्स काफी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं, इस बीच बाजार बेहद मजबूत हो रहे हैं। एक्चुअली दिन के हाई पॉइंट पर आ चुके हैं सेंसेक्स, निफ्टी और 20,500 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद और ब्रेक के दौरान भी हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए कुछ और मौके ढूंढेंगे। कहीं मत जाइएगा, ट्रेडिंग की रणनीति आपके लिए ब्रेक के बाद।
यहाँ छोटे शेयर बड़ा उछाल, यही दिन है आज। देखिए नवनीत एजुकेशन 16% ऊपर, यूकाल फ्यूल्स 20%। कल सीएनबीसी आवाज पर प्रकाश दीवान जी ने रिकमेंड किया था तो दौड़ा था, और आज भी देखिए अब 20% का अगला टारगेट है उनका, और वो भी अचीव होने वाला है। तो 2 दिनों में देखिए छोटे छोटे शेयर इस हफ्ते 40% की तेजी दिखा रहे हैं। राणे ग्रुप की बात हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत में करी, और आप देखिए राणे इंजन्स 20% का सर्किट लग चुका है। राणे ब्रेक पे अब तैयारी हो रही है, और राणे होल्डिंग भी देखिए 10% ऊपर, राणे मद्रास भी 10% ऊपर। क्या तेजी हो रही है स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, और खासतौर अभी तो कुछ जो सीएनबीसी आवाज पर आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और इस हफ्ते हम आपको याद दिला दें वेंकीज जैसे स्टॉक्स में क्या तेजी हुई है। तो बिल्कुल, और छोटे मझोले शेयर बड़ा, ये 3 दिन, कल, आज और कल, 3 दिन तो सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए है। कल से जो एक्शन शुरू हुआ है आज है, और कल और बढ़ेगा, ये संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं इस वक्त। और एक और स्टॉक जहां पर एक्शन हो सकता है उसकी बात करें, अदानी एंटरप्राइजेस। इस स्टॉक के लिए भी आज एक्चुअली खबरें जबरदस्त थी, लेकिन मिस हो गई। क्वींसलैंड में इनके बड़े इन्वेस्टर्स, इनके जो माइंस है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव है, आप इस स्टॉक को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। ये पॉजिटिव नहीं है, ये 180 डिग्री व्यू चेंज हो गया। पहले इनको वहां से हटाने की बातें हो रही थी, सरकार को पिटीशन हो रहा था कि ये नहीं चाहिए, अब लोग बोले हम इसमें इन्वेस्ट करने रेडी हैं। तो आप देखिए उसका रीजन है कि इनका जो सप्लाई मॉडल है वो वहां से माल लेके यहाँ पे देना, और एज कम्पेयर टू इंडोनेशियन कोल सुपीरियर जो माना जाता है, और पोल्यूशन के लिहाज से गवर्नमेंट इस टाइप के क्वालिटी ऑफ कोल में कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी पॉजिटिव है, अच्छी है, उस पर ध्यान ज्यादा देने वाली है। पेट कोक हो गया, कोल हो गया, तो ये सब चीजों में बहुत फायदा होगा इनको। तो एक्सेप्टेंस लेवल अब चेंज हो गया, तो ये तो शुरुआत है मेरे ख्याल से। अब जैसे जैसे न्यूज फ्लो आएगा ये गहराएगा इसमें का जो स्ट्रेंथ, ये जो पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बहुत मजबूत है। तो एक बार एफएनओ ट्रेडर्स के लिए आप बताइएगा, उससे पहले मैं खबर होता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के जो फंड, जैसे हमारे यहाँ एलआईसी टाइप है, वो ये कह रहे हैं कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पीस के तौर पर देख के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। $21 बिलियन की इनकी एसेट्स है अदानी एंटरप्राइजेस की। ये एक बड़ी चीज है जो इनके लिए हो सकती है। आशीष क्या कहेंगे आप, आपकी नजर है इस स्टॉक पर? बिल्कुल अनिल जी, पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज में था, और बिल्डअप कंटिन्यूसली इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा था। मुझे लगता है न्यूज फ्लो के बाद अब इसमें एक्शन थोड़ा शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। 103 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 111 तक के टारगेट्स नेक्स्ट 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है वो स्टॉक जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज के दिन अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। रजत, सेलान कई लोग सोच रहे होंगे खरीदने के लिए, आज आपकी पिक भी थी, अभी खरीद लिया जाए क्या? देखिए सेलान आप खरीद सकते हैं अगर आपकी नजरिया मध्यम से लंबी अवधि का हो, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म में मैंने जो दिख रहा था वो एक दिन में ही पूरा कर लिया। हमने 164 का लेवल सोच रहा था, वो तो पूरा कर लिया है। बट अगर आपकी नजरिया थोड़ी लंबी अवधि का हो तो ये 195-200 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटीज है। उसके पहले 179-180 ये रेंज पे थोड़ा दिक्कत इसको आ सकता है। खुलासा ये कर देना चाहता हूँ कि मेरी पोर्टफोलियो में है, बट आप सभी को मैंने बधाई देना चाहता हूँ। आज जितने सारे स्क्रिप्ट मेरे पोर्टफोलियो में है सभी आप लोगों ने डिस्कस किया, सभी उसके लिए बहुत बधाई दिया। स्टेट बैंक, पीएनबी, वीडी, एलकेएन, अदानी इंजन वाल्व, तो हम बहुत खुश है आज। अरे वाह, क्या बात है। रजत सर खुश हो गए, और क्या चाहिए सर? रसगुल्ले भेज देना जरा थोड़ा आप। हाँ, रजत सर का पोर्टफोलियो इतना बड़ा है ना कि जो भी स्क्रिप्ट डिस्कस होगी वो आ जाएगी। सही बात है। तो रजत सर ने सब विनर्स को चूज किया अपने पोर्टफोलियो में, और इसीलिए हम देखिए सीएनबीसी आवाज पर विनर्स की बात करते हैं। एक स्टॉक जो है अभी अभी आशीष चतुर्मोता जी के रडार पर आया, और वो है थॉमस कुक। बॉक्सिंग किंग्स पर तो सुबह से ही बुलिश थे। संदीप बागले साहब विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में, और देखिए फायदा थॉमस कुक को भी मिल रहा है। सर बताइए। बिल्कुल हेमंत, देखिए एक तो रुपये की वीकनेस, रुपये की स्ट्रेंथ के बाद हमने देखा है बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेंथ थॉमस कुक के अंदर देखने को मिला है। स्टॉक में 1.5 साल के हाई को निकाला है, और वॉल्यूम्स बहुत अच्छे पिकअप हुए। मुझे लगता है 255 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में मुझे लगता है 224-23 का एक स्टॉप रख के 1-2 हफ्ते में ये स्टॉक मुझे लगता है 255 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ओके, तो थॉमस कुक में 5%। आज कॉक्सन किंग किसने बोला था? बागले साहब ने। अच्छा, बागले साहब जा रहे हैं ना छुट्टी पे, कहीं बाहर लंबा घूमने। छुट्टी पे जा रहे हैं बागले साहब?
आप वो 62, 63 लाइए। हाँ, हम ले आएंगे, आप जाइए मत। जब तक 62, 63 रुपया नहीं आए तब तक आप यही रहिए। हम तो चाहते हैं वागले साहब बने रहे, जाए नहीं। अच्छा, पहले एविएशन शेयरों में तेजी हुई, अब देखिए इन कंपनियों में तेजी हो रही है। होटल शेयरों में भी देखिए कई शेयरों में आज तेजी होनी शुरू हो रही है। तो ये पूरा जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ सेक्टर है, गर्मियों की छुट्टियों से पहले आज एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, उन स्टॉक्स की भी बात करते हैं जो कल से एफएनओ में शामिल होने वाले 15 शेयर, क्योंकि ये कल से काम बढ़ने वाला है आशीष चतुर्मोता जी का। दीवान साहब, ये बताइए कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है क्या? क्योंकि कल से हम देख रहे हैं इनमें मूव्स बनने शुरू हो रहे हैं। रिलायंस डिफेंस आज भी देखिए ऊपर है। फंडामेंटल्स के लिहाज से जो 15 शेयर शामिल हो रहे हैं उसमें से आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, ये भी बताइए। नहीं, नापसंद जैसा तो नहीं, क्योंकि कईयों की तो हिस्ट्री इतनी कोई खास अभी है नहीं जो आप उसको, बट इससे होगा ये कि आपको जो बड़ी पोजीशन बनानी है, इक्विटास है या जीवन है या उसमें, तो अब वो लेवरेज का एडवांटेज लेके आप कर सकते हैं। या एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं वो हेजिंग कर सकते हैं अपने कॉल ऑप्शंस राइट करके और सब। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वाले स्टॉक्स भी हैं इसमें अच्छे खासे। स्कॉच है, उज्जीवन, इक्विटास और पुराने जो माहिर खिलाड़ी पीवीआर, सुजलॉन जैसे भी हैं। तो स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट भी रहेगा और लॉन्ग टर्म पोजीशन करेगा। बट आई थिंक ये एनबीएफसी जो एमएफआईज हैं इनके इसमें इंटरेस्ट काफी रहना चाहिए एफएनओ आने के बाद। और इंटरग्लोब इज द अदर वन व्हिच आई एम मेंशनिंग कि एक बड़ा अच्छा लगता है लोगों को कि इंटरग्लोब का फ्यूचर अगर अब ले सकते हैं तो कम लेवरेज में, कम मार्जिन में भी ये बड़ी पोजीशन है। बिल्कुल, तो ये भी एक स्टॉक है जो अब एफएनओ में आने के बाद ऑप्शंस बढ़ जाएंगे मेरे ख्याल से। सही बात है, तो अच्छी बात है। ये स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी 22 अंक मजबूत हो चुका है। 80 अंकों की मजबूती, 0.5% की है। मिड कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन और बैंक निफ्टी देखिए 100 अंक ऊपर होता हुआ आज के सेशन में। चलिए, ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। वक्त है आप सभी से विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया रजत सर आपका, और आशीष, प्रकाश और संदीप वांगले साहब, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर हमें अपनी राय देने के लिए। वक्त एक और ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे निर्मल बंग सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा। जानेंगे उनसे कहाँ है बाजार में इस वक्त मौके। इस ब्रेक के बाद अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती, अच्छी खरीदारी और बढ़िया बात है कि सबको मौका मिल रहा है। तो शुरुआत थोड़ा नीचे है और उसके बाद धीमे धीमे ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो जिसको कॉन्फिडेंस है, जिसको खरीदना है, उसे पूरा चांस मिल रहा है इस मार्केट में। आप देखिए 0.5% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स और लगभग 0.5% बैंक निफ्टी मजबूत होता दिख रहा है। 21,500 के अहम लेवल की तरफ बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है। तो एक्सपायरी के ठीक दिन उसी अहम लेवल की तरफ मजबूती के साथ बढ़ते हुए बाजार। आइए, 1200 शेयर मजबूत है और 350 शेयर कमजोर। हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब। राहुल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू। ये तो पैसा इस बाजार को रुकने नहीं दे रहा है, इतनी लिक्विडिटी है और कहीं कोई इस लिक्विडिटी में कमी के संकेत है नहीं। तो क्या नए फाइनेंशियल ईयर में और तेजी होगी? देखिए अनिल जी, हमारी जब 1 महीने पहले चर्चा हुई थी तब हमने उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के आउटकम की चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि मार्केट में फैक्टर इन है। तो 10th मार्च के क्लोजिंग से लेकर यहां तक निफ्टी इज हायर बाय ओनली 200 पॉइंट्स। वो किसी भी दिन हो सकता है। मेरा स्लाइटली कॉन्ट्रेरियन व्यू है अनिल जी। आई थिंक फंडामेंटल्स को देखते हुए आई थिंक अगर आप FY18 के नंबर्स को डिस्काउंट करें तो आई थिंक द निफ्टी शुड बी समवेयर बिटवीन 8,000 एंड 8,500। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप फंड मैनेजर से बात करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो स्टॉक्स क्यों खरीद रहे हैं। और कुछ फंड्स ने तो पैसा लेना बंद भी कर दिया है क्योंकि वो खुद ही स्टॉक्स को खरीद के उसके भाव को ऊपर ले जा रहे थे। तो आई थिंक एक बहुत ही ज्यादातर एक्सपर्ट्स आपको बोलते होंगे कि निफ्टी कैन गो हायर, फंडामेंटल्स। आई मीन आप डीमार्ट को देख लीजिए विच इज बेसिकली बीन द स्टॉक ऑफ दिस मार्केट। व्हाई वुड आई बाय डीमार्ट एट 45 टाइम्स जब मुझे मारुति 17-18 टाइम पे मिल रही है और रिटर्न रेशियोज इतने स्ट्रांग हैं। तो आई थिंक दिस मार्केट इवन दो जो भी जिन क्लाइंट से मैं बात करता हूं इंडिया में या ओवरसीज, सबको लगता है कि जीएसटी आ रहा है, अर्निंग्स करीबन पिकअप हो जाएंगे। तो इंडिया होप स्टोरी बन गई है, हमेशा से होप स्टोरी रही है, सब हमेशा से सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टोरी रही है। पर मुझे लगता है अनिल जी, आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ दिस मार्केट करेक्ट्स 10% फ्रॉम हियर इन दिस कमिंग ईयर। आई थिंक इट इज सी द इंटरेस्ट रेट्स हैव बॉटम्ड आउट।
सारे दुनिया में प्रोडक्शन कट्स हो रहे हैं क्रूड के। इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट मतलब हमारी या ग्लोबली आप बोलो? दोनों यूएस तो रेट ग्रेस कर ही रहे हैं। कट नहीं होंगे? नहीं, जहां तक हम बैंकर से बात करते हैं उन्होंने ये चल के मान के चल रहे हैं कि रेट कट नहीं होंगे, इसीलिए आपका जो बॉन्ड यील्ड है वो 7% के आसपास ही फ्लर्ट कर रहा है डिस्पाइट द बोरोइंग नंबर कमिंग इन एंड दे सेइंग दे डू द हाई बल्क ऑफ द बोरोइंग इन द फर्स्ट हाफ, वो उधर आसपास ही घूम रहा है। और जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, बॉन्ड यील्ड का इन्वर्स ले लो तो आपको मार्केट का पी मिल जाता है। आई डोंट थिंक ये 15-20% की अर्निंग्स ग्रोथ अगले एक साल में आ रही है। फार्मा में एफडीए कंसर्न्स हैं, आईटी में कुछ नहीं हो रहा है, कैपेक्स रिवाइवल नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो चुके हैं, सब बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन कट्स लेंगे तो क्रूड के भाव ऊपर जाएंगे। तो इस बेसिस पर मुझे आप एविडेंस बताइए कि यहाँ 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, मैं मार्केट यहाँ से भी खरीद लूंगा। तो जो स्टॉक्स एक्सपेंसिव हैं मुझे लगता है वो एक्सपेंसिव होते जाएंगे क्योंकि लोगों को पैसा आ रहा है, जैसे आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया। बट आई डोंट सी हाउ द मार्केट कैन सस्टेनेबली गो अप फ्रॉम हियर। अच्छा राहुल जी, जब बाजार के ऊपर इतने कॉशियस हैं तो अब जो वो बताएंगे कौन से वो शेयर्स हैं जहां जो उनको पसंद है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। मुझे याद है तब आपने पिछली बार जब आए थे तो कहा था कि आपको वी गार्ड अच्छा लगता है, और उस दिन के बाद से लगातार एक तरफा तेजी वी गार्ड में देखने को मिली। ये बताइए, अब करेक्शन होगा आप कह रहे हैं, और होगा तो कौन से स्टॉक्स आप खरीदना चाहेंगे उस करेक्शन में? देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि मार्केट में ऐसे 3 या 4 जगह हैं जहां पे मैं कंफर्ट अभी देखता हूं। एक है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, क्योंकि आपने वी गार्ड की बात की, तो मुझे लगता है कि वो पॉकेट, हालांकि वैल्यूएशन चीप नहीं है, लेकिन क्योंकि गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है तो डिमांड काफी होगा अगले एक आध क्वार्टर तक गोइंग इनटू द मॉनसून्स। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, तो स्टॉक्स लाइक आइनॉक्स एंड पीवीआर, स्टॉक्स लाइक वर्लपूल आई थिंक विल डू एक्सट्रीमली वेल गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक और आपने हाल ही में कवरेज शुरू? जी, हमने इनिशिएट किया था करीबन यहाँ इनिशिएट करने के बाद करीबन 20% हफ्ता 10 दिन में ऊपर जा चुका है, लेकिन मेरा एनालिस्ट एक्चुअली थोड़ा पी बढ़ाने से डरता है तो उसने वर्लपूल को 35 टाइम्स पे वैल्यू किया है। सुपर कंपनी, मैं उसको 40 टाइम पे वैल्यू करूंगा अगर मैंने रिपोर्ट लिखी होती। तो मुझे लगता है कि जो कंपनी आपको 25% का अर्निंग्स ग्रोथ देगी, 15-16% का टॉप लाइन ग्रोथ देगी, 120% रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, और आपको 27 टाइम पे मिल रही है। अब मैं आपके सामने डीमार्ट और वर्लपूल लिखता हूं, आप खुद चूज कर लीजिए कि आप कौन सा शेयर। तो वो एक पॉकेट है। आई थिंक ऑटोज विल स्टेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, तो आई वुड स्टिल बी अ बायर डिस्पाइट व्हाट हैज कम इन BS3 लास्ट नाइट। आई वुड स्टिल बी अ बायर इन हीरो एंड मारुति, बिकॉज मुझे लगता है कि बेस इफेक्ट इतना स्ट्रांग है, सेकंड हाफ इतनी वीक रही है कि ये साल ऑटोज के लिए काफी अच्छा रह सकता है। और जो उनको सप्लाई करते हैं, तो आपने हाल ही में कवरेज की बात की, तो रिसेंटली वी हैव इनिशिएटेड ऑन गैब्रियल, कुछ 2-3 दिन पहले ही हमने इनिशिएट किया था। very strong company, it's a proxy to Maruti, so you can look at that. So I think autos, consumer discretionary, consumer staples, और अगर आपके पास वो क्या बोलते हैं strength है, courage of conviction है to go contra to the market, start looking at pharma. ओके, फार्मा जी। लेकिन फार्मा में फिर स्टॉक्स की वो एक आध स्टॉक से बात नहीं बनेगी, 4-5-6 लेने पड़ेंगे, कब किसमें कौन सा एक्सीडेंट हो जाए या किसमें अच्छी खबर भी आ जाए। हाँ, तो अगर आप समझो, अगर आप फंड मैनेजर हैं और आपके पास फार्मा फंड है तो करीबन आपके पास 8-10 तो हो ही जाएंगे। बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर, इफ यू वांट टू बाय इनटू द स्पेस एंड 2-3 स्टॉक्स, आई थिंक द बेस्ट हेज टू द यूएस मार्केट राइट नाउ इज सिप्ला, जहां पे एक्सपोजर काफी कम है। और मुझे लगता है कि जो उनकी मार्जिन प्रॉब्लम रही है बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट हायरिंग, वो बाय एंड लार्ज डन है। तो आई थिंक मार्जिन लीवर आपको मिलेगा। आई थिंक सो। आई थिंक वो Aurobindo is another one. Despite whatever has happened with FDA, इनको अप्रूवल्स मिलते ही जा रहे हैं। आप हर हफ्ते देखिए Aurobindo को एक अप्रूवल तो आती है। तो आई थिंक वो दूसरा बेट रहेगा। और तीसरा बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रेरियन है अनिल जी, वो है डॉक्टर रेड्डीज, क्योंकि इस कदर वो पिट चुका है स्टॉक। डॉक्टर रेड्डी में मुझे एक ही चीज लगती है, मैं सहमत हूँ आपके भाव से, मैं सहमत हूँ, लेकिन टाइम कितना लगेगा? ये 2 साल मान के चले। अनिल जी, आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है मार्केट में, कहते हैं भाव भगवान है। तो देखिए, हम 2017 को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई एफडी लेता है 1 साल का या 3 साल का, वो एफडी लेके भूल जाता है। तो आज की डेट में अगर आपके दर्शक वाकई 3 साल का व्यू लेके चलना चाहें तो डोंट वरी अबाउट टाइम करेक्शन। आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज इज एट अ प्राइस पॉइंट, यू नो, एट दैट मार्केट कैप कमिंग टू यू एट 16-17 टाइम्स, मतलब आप गलत होने के लिए चांस कम है। आई डोंट नो इफ यू अलाउ मी टू से इट, पर जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, बच्चे की जान लोगे क्या। हाँ, तो ये है अल्टीमेटली ये तो बच्चे भी नहीं डॉक्टर है। हाँ,
बिल्कुल. So I think but it will require a lot of courage of conviction to buy a Dr. Reddy's or a Divi's at this price because news तो इतनी खराब रही है. पर जैसे the legendary Warren Buffett says, you buy something when the time is not right if you believe in the management of the company. And Dr. Reddy's and Divi's have good managements. Times are bad. You buy a good business when the times are bad, when you trust the management. So इन दोनों में से भी मेरे ख्याल से डिवीज ज्यादा बेहतर है कि जिस तरह के ऑब्जर्वेशन यूएसएफडी की वो डिवीज के लिए उतने सीरियस नहीं जितने डॉक्टर. मुझे सबसे बढ़िया बात लगी, अगर एक फंड में पैसा डालिए जो फार्मा फंड हो, इस समय सस्ते सस्ता होगा क्योंकि काफी पिट चुका है, तो वो ज्यादा वहां पर आपको पैसा ज्यादा अच्छा बनाने को पूरा बुके मिल जाएगा. अब बुके भी मिल जाएगा. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम सेक्टर स्टॉक्स बाजार पर राय देने के लिए. तो बाजार है एकदम मजबूत कारोबार करते हुए और अच्छी शुरुआत एक्सपायरी के दिन. उम्मीद करें यही मोमेंटम शाम तक बरकरार रही 3:30 बजे ताकि 9,200 के आसपास या ऊपर एक्सपायरी देखने को मिल सके. फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. जी हां, और एक्शन हम लेकर आएंगे. ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे. कमोडिटी बाजार की ओपनिंग करने के बाद बताएंगे आपके तमाम सवालों के जवाब. टूरिज्म शेयरों में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है. होटल शेयर रॉयल ऑर्किड जैसे भाग रहे हैं. इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद. हम दोनों को दीजिए इजाजत. नमस्कार.